नमस्कार साथियों, ग्लोरियस पाठशाला पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इससे पहले एक ऑब्जेक्टिव की क्लास हुई है छोटी सी। इन कुछ जो मैं ऑब्जेक्टिव सीरीज चला रहा हूँ, इसका उद्देश्य ये है कि आपको जितने भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं वो सभी कवर हो जाएंगे और उनसे बनने वाले और जो संभावित प्रश्न हैं वो भी बिल्कुल तौर पर तैयार हो जाएंगे आपको। तो आप भी कमेंट करके अपना फीडबैक दें कि ये जो मैं करा के चल रहा हूँ क्या वाकई आपको अच्छा लग रहा है और कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। तो आप एक बार ज़रूर फीडबैक में बताएं, हाँ कराते रहना चाहिए। आगे मैं धीरे पहले जैसे अभी हिस्ट्री का किया है स्टार्ट, तो हिस्ट्री के आपको पीसीएस के, आरओ एआरओ के, एसएससी और एनटीपीसी के, इन चारों एग्जामों में जितने अभी तक पेपर हुए हैं उन सब के ऑब्जेक्टिव सेक्शन करा दूंगा। उसके बाद ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, ये सब ऑब्जेक्टिव करा दूंगा आपको धीरे धीरे करके। ये है तो मैंने अभी तक भैया आपको 2 प्रश्न कराए थे उस दिन की क्लास में। उन दो प्रश्नों में मैंने आपको एक में पढ़ा दिया था आपका जो कोणार्क मंदिर है उड़ीसा में, उसके बारे में पूरी जो भी इंफॉर्मेशन थी। दूसरा मैंने जो कंबोडिया का विष्णु मंदिर था, अंकोर वाट विष्णु मंदिर जो था, उसके बारे में बता दिया था। आज हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो जैसे एक प्रश्न पूछा गया है कई एक बार कि जो महाराजा रणजीत सिंह थे उनके राज्य की राजधानी कहाँ पर थी। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ पर थी, प्रश्न ये आता है। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है कई एक बार। अब आपको अगर पता हो, ऑप्शन में अगर वो दे दे जैसे लाहौर, मुल्तान, पेशावर और कश्मीर, ठीक है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए। तो महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की जो राजधानी थी वो भैया कहाँ थी, लाहौर में थी। कहाँ पर थी, लाहौर में थी। अब हम थोड़ा सा और देखो कर लेते हैं। जैसे महाराजा रणजीत सिंह से अगर मैं प्रश्न आपके बनाना चाहूँ तो कितने आपके प्रश्न बनेंगे। देखो जो पूछा गया अब तक वो प्रश्न मैं बता दूं। एक प्रश्न पूछा गया कि महाराजा रणजीत सिंह जो थे वो किस मिसल से थे, किस मिसल। तो ठीक है, तो ये आपके शुकर चकिया मिसल से थे, मिसल। ये प्रश्न आया हुआ है कि महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल से थे, तो वो शुकर चकिया मिसल से थे। इन्होंने क्या किया था, तो कह सकते हैं कि स्वतंत्र सिख राज्य की स्थापना की थी, सिख राज्य की स्थापना की थी। तो आपसे अगर पूछे कि महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल से थे, तो शुकरचकिया मिसल से थे। और इन्होंने किस राज्य की स्थापना की, तो कह सकते सिख राज्य की स्थापना इन्होंने ही की थी, स्वतंत्र सिख राज्य की स्थापना की थी। अच्छा, बात करें इनका जो राज्य था ना, राज्य, तो इन्होंने अपने राज्य को 4 भागों में बांटा हुआ था, अपने राज्य को 4 भागों में बांटा हुआ था, बांट दिया था, 4 भागों में बांट दिया था। ठीक है, कौन कौन से, तो क्या कह सकते हैं, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर थी, ये शुकरचकिया मिसल से थे, इन्होंने स्वतंत्र सिख राज्य की स्थापना की थी, इन्होंने अपने राज्य को 4 भागों में बांटा हुआ था, लाहौर, मुल्तान, पेशावर और कश्मीर। ठीक है, ये प्रश्न भी ऐसे बना है, इनमें से एक कोई सा भी स्थान हटा के दे देगा। ठीक है, और ऐसे पूछेगा आपसे, बताओ इनमें से कौन महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी का भाग नहीं था। तो इन्होंने अपने राज्य को 4 भागों में साथ बांटा हुआ था। ठीक, ये है, तो ये 4 भाग कौन से हैं, लाहौर, मुल्तान और पेशावर करके, और कश्मीर, ये 4 भाग हैं। अब हम लोगों से प्रश्न पूछा जाता है कि जो इनके राज्य को हड़प लिया किसने, हड़प लिया,
तो साहब 29 मार्च 1848 को लॉर्ड डलहौजी ने, जो रणजीत सिंह का राज्य था, पंजाब कह सकते हैं, उसको क्या कर लिया, हड़प लिया। एक बार मैं पुनः बता देता हूँ, महाराजा रणजीत सिंह सुकरचकिया मिसल से थे। इन्होंने स्वतंत्र सिख राज्य की स्थापना की थी। इन्होंने अपने राज्य को 4 भागों में बांटा था, लाहौर, मुल्तान, पेशावर और कश्मीर, जिसमें से लाहौर इनके राज्य की राजधानी थी। 29 मार्च 1848 को ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने राज्य को हड़प लिया, मतलब अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। तो ये चीज़ है। डलहौजी से प्रश्न बनते हैं, जैसे भारत में सबसे पहले ट्रेन किसके समय में चली थी, तो डलहौजी के समय में चली थी। गवर्नर्स वगैरह के बारे में बताऊंगा आगे। ये PWD विभाग का इन्हें जनक भी कहा जाता है भारत में। अगला हम लोग प्रश्न लेके चलते हैं। जैसे प्रश्न पूछा जाता है मुगल सत्ता से, तो प्रश्न एक बार आया हुआ कि बाबर ने अपने बाबरनामा में किन हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है। बाबर ने, प्रश्न ये है आपका, बाबर ने अपनी आत्मकथा में किन हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है, यानी ऐसे कौन कौन से हिंदू राज्य थे जिनके बारे में बाबर ने उल्लेख किया है। अब आ जाए, जैसे पेशावर है, मुल्तान है, लाहौर है, मेवाड़ है, विजयनगर है, तो इनमें से इन्होंने बाबर ने अपनी आत्मकथा में किन राज्यों का उल्लेख किया है। जैसे ऑप्शन में है, मान के चलो, कश्मीर, फिर है आपका पंजाब, उसके बाद मेवाड़, और कह सकते हैं विजयनगर। ठीक है, ये चीज है। तो क्वेश्चन क्या था कि बाबर ने अपनी आत्मकथा में किन हिंदू राज्यों का उल्लेख किया। पहले देखो, हम लोग थोड़ी सी बात बाबर के बारे में जानते हैं। मुगल पढ़ाऊंगा तो उसमें बाबर के बारे में बताऊंगा। इसे भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कहते हैं, साम्राज्य का संस्थापक कहते हैं, संस्थापक। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में मुगल सत्ता का संस्थापक किसे मानते हैं, तो मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक कहते हैं वो किसको कहते हैं, बाबर को कहते हैं। आपको याद होगा कि 1526 में पानीपत की लड़ाई हुई, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। और ये पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ, ये आपका बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य हुआ, जिसमें ये इब्राहिम लोधी जो था वो आपका क्या हो गया, पराजित हो गया। तो कह सकते हैं कि बाबर ने 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोधी को पराजित कर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। ऐसे भी इस लाइन को कह सकते हैं आप कि बाबर ने 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में या प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी को पराजित कर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। अच्छा, बाबर की जो आत्मकथा है उसका नाम आपको पता है क्या है, तुजुक ए बाबरी। और ये किस भाषा में लिखी गई, तो कह सकते हैं ये तुर्की भाषा में लिखी गई। और इसमें इन्होंने उल्लेख किया था किसका, तो मेवाड़ और विजयनगर का उल्लेख किया था। तो यह प्रश्न में कभी कभी मेवाड़ देता है, कभी ये दोनों देता है। ठीक है, अगर दोनों आए तो ए बी दोनों आपका सी डी दोनों होंगे।
ठीक है, ऐसे ऑप्शन बना के दे देगा, वरना ये ऑप्शन ना बना के ऐसे देता। तो प्रश्न क्या था भैया कि बाबर ने अपनी आत्मकथा में किन हिंदू राज्यों का उल्लेख किया? तो मेवाड़ और विजयनगर का उल्लेख किया है। कश्मीर का उल्लेख राज तरंगिणी में मिलता है। ठीक है, बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना पानीपत के पहले युद्ध जो 1526 में लड़ा गया इब्राहिम लोदी को पराजित करके। बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी है जो तुर्की भाषा में लिखी गई और उसमें मेवाड़ और विजयनगर का उल्लेख मिलता है। तो आपके दो प्रश्न हुए। पहला आपका जो प्रश्न था वो क्या था, जैसे महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? तो महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की जो राजधानी थी वो क्या थी? लाहौर थी। महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल से थे? तो शुकरचकिया मिसल से थे। ठीक है, इसके साथ साथ पूछ लेगा इन्होंने अपने राज्य को कितने भागों में बांटा था? तो इन्होंने अपने राज्य को 4 भागों में बांटा हुआ था, मुल्तान, पेशावर, कश्मीर और आपका लाहौर, जिसमें से लाहौर क्या थी? राजधानी थी। स्वतंत्र सिख राज्य की स्थापना की थी जिसे लॉर्ड डलहौजी ने 29 मार्च 1848 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा में किन हिंदू राज्यों का उल्लेख किया? तो मेवाड़ और विजयनगर का। बाबर की आत्मकथा क्या क्या है? तो तुजुक ए बाबरी। किस भाषा में लिखी गई है? तो तुर्की भाषा में लिखी गई है। पूछा जाए भारत में मुगल सत्ता का संस्थापक किसको कहते हैं? बाबर को कहते हैं। किस युद्ध के बाद मुगल सत्ता स्थापित हुई? तो पानीपत के पहले युद्ध में। पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया? 1526 में। किन किन के मध्य लड़ा गया? तो बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य लड़ा गया। आपको इतने ढेर सारे प्रश्न मिलेंगे। एक और आगे हम लोग चलते हैं। जैसे एक प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि ऐसा कौन सा युद्ध है जिससे भारत में मुस्लिम सत्ता की शुरुआत हुई? जिससे भारत में मुस्लिम सत्ता की शुरुआत हुई, ऐसा युद्ध जिससे भारत में मुस्लिम सत्ता की शुरुआत हुई। अब ये आपसे पूछ लेता है कि ऐसा कौन सा युद्ध है। देखो, ये दो तरीके से प्रश्न कभी कभी आते हैं। ऐसा युद्ध जिससे भारत में मुस्लिम सत्ता की शुरुआत हुई। मुस्लिम सत्ता की शुरुआत पूछ रहा है। कभी पूछता है मुगल सत्ता की शुरुआत हुई, कभी पूछता है ब्रिटिश सत्ता की शुरुआत हुई। तो ब्रिटिश सत्ता की जो शुरुआत है वो प्लासी के युद्ध से है। मुगल सत्ता की जो शुरुआत है अभी आपने देखा था पानीपत के युद्ध से है। और मुस्लिम सत्ता की जो शुरुआत है वो फिर किस युद्ध से है? तो आपको पता है भारत में मुस्लिम सत्ता का संस्थापक किसे कहते हैं? तो साहब, भारत में मुस्लिम सत्ता का जो संस्थापक कहते हैं वो मोहम्मद गौरी को कहते हैं। क्या कहते हैं? मोहम्मद गौरी को कहते हैं भारत में मुस्लिम सत्ता का संस्थापक किसे कहते हैं? तो कह सकते हैं कि मोहम्मद गौरी को कहते हैं। मोहम्मद गौरी को कहते हैं। अच्छा, आपको पता होगा जिस समय मोहम्मद गौरी जब भारत पर सत्ता काबिल करने के लिए अभियान आ रहा था, भारत अभियान के लिए आ रहा था, देखो इसने भारत पर कब्जा करने की शुरुआत तो कह सकते हैं कि 1178 में ही कर दी। एक थट्टा करके जगह है, उस पर इसने आक्रमण किया। सबसे पहले आक्रमण किया। आपको पता है उस समय दिल्ली में जो सत्ता रही, कह सकते हैं पृथ्वीराज चौहान थे, बाद बाकी कन्नौज में जयचंद गहड़वाल और गुजरात में भीमदेव द्वितीय था। तो ऐसे अलग अलग जगह पर सत्ता कायम थी। हुआ ये कि पृथ्वीराज चौहान, जब मैं चौहान वंश बताऊंगा तो वहाँ पे पूरी कहानी बताऊंगा कि पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद गहड़वाल की जो पुत्री थी, संयोग था, उससे शादी कर ली भगा के, जिस चक्कर में सभी राजाओं से ऐसे कह सकते पृथ्वीराज की दुश्मनी सी हो गई।
जब पृथ्वीराज चौहान की ज्यादातर राजाओं से दुश्मनी हो गई तो 1191 में मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया और वो आक्रमण हुआ तराइन का प्रथम युद्ध। ठीक थे, ये चीज थी। तो तराइन के प्रथम युद्ध ने मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया और ये मोहम्मद गौरी और किसके मध्य हुआ? तो पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ, जिसमें चौहान की क्या हुई? विजय हुई। कह सकते हैं कि भारत में मुस्लिम सत्ता का संस्थापक मोहम्मद गौरी को कहते हैं। इसने भारत अभियान की शुरुआत तो 1178 में की थी, ठट्टा पर आक्रमण करके। दिल्ली की सत्ता पर कायम करने के लिए या दिल्ली की सत्ता अपने हाथ में लेने के लिए इसने 1191 में आक्रमण किया। कह सकते हैं कि तराइन का पहला युद्ध हुआ पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य। तो तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य जो युद्ध हुआ उसमें पृथ्वीराज चौहान जो था वो जीत गया। अगले ही एक वर्ष बाद कह सकते हैं 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ और तराइन के दूसरे युद्ध से में क्या हुआ कि गौरी और चौहान के मध्य यानी पृथ्वीराज चौहान के मध्य ये फिर से युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की क्या हो गई? हार हो गई। पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और ऐसे कह सकते हैं कि गौरी को दिल्ली की सत्ता मिल गई। तो यहीं से ये प्रश्न उठा के पूछा है कि ऐसा कौन सा युद्ध है जिससे भारत में मुस्लिम सत्ता की शुरुआत हुई? तो आपका जवाब क्या होगा फिर? तराइन का दूसरा युद्ध। और तराइन का दूसरा युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया। हारा कौन? तो पृथ्वीराज चौहान। ये युद्ध कब लड़ा गया? 1192 में। पहला कब लड़ा गया? 1191 में। जीता कौन? पृथ्वीराज चौहान। पहले में पृथ्वीराज चौहान जीता, दूसरे में गौरी जीता और वहीं से मुस्लिम सत्ता की शुरुआत हो गई। ये चीजें हैं। अच्छा, पृथ्वीराज चौहान से एक प्रश्न बनता है जिसमें लोग ज्यादातर कंफ्यूजन होते हैं। जब इसको लेकर कोई प्रश्न आएगा उसमें इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे पृथ्वीराज चौहान जो है वो कौन सा चौहान है? पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय। तो ये तृतीय है। पृथ्वीराज तृतीय को पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं अपन। आगे चलते हैं। तो इसके साथ साथ भैया एक प्रश्न पूछा गया है आपसे, जैसे ऐसा कौन सा विदेशी यात्री था जिसने भारत में रहकर भ्रमण भी किया और नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किया? यानी ऐसा यात्री जिसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया हो और भ्रमण भी किया हो। ये प्रश्न है। प्रश्न बन के आया कि निम्न में से कौन सा विदेशी यात्री जिसने भारत भ्रमण भी किया और नालंदा विश्वविद्यालय में उसने अध्ययन भी किया? तो इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो आपका चीनी यात्री हुएनसांग चीनी यात्री हुएनसांग जो था, एक तो इससे प्रश्न पूछा जाता है कि किसके समय में आया था? तो ये साहब हर्षवर्धन के समय में आया था। हर्षवर्धन के समय में आया हुआ था। पहला प्रश्न क्या था कि ऐसा यात्री जिसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किया हो और कह सकते हैं कि भ्रमण भी किया हो, तो वो क्या है? चीनी यात्री हुएनसांग किसके समय में आया था? तो सम्राट हर्षवर्धन के समय में
आया था। कह सकते हैं कि इसने 18 माह अध्ययन किया नालंदा विश्वविद्यालय में, 18 माह अध्ययन किया। अब उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में कुलपति कौन था, एक ये भी प्रश्न पूछा गया था। तो उस समय कुलपति जो थे वो आपके क्या थे, शीलभद्र थे, शीलभद्र। तो आचार्य शीलभद्र कह सकते हैं, उस समय कौन था, तो आचार्य शीलभद्र। ठीक है, प्रश्न क्या क्या बने, ऐसा यात्री जिसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन व भ्रमण किया हो तो हुएनसांग। और हुएनसांग कितने दिन तक अध्ययन किया, 18 माह तक अध्ययन किया। और हुएनसांग के समय में नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था, तो शीलभद्र। ये प्रश्न एसएससी सीजीएल में एक बार पूछा गया है 2 बार कि हुएनसांग जिस समय नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहा था उस समय कुलपति कौन था वहां का, तो शीलभद्र थे। हुएनसांग किसके समय में आए थे, तो हर्षवर्धन के समय में आए थे। हर्षवर्धन के बारे में अगर प्रश्न पूछा जाए कि हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था, तो बाणभट्ट। बाणभट्ट को आप क्या कहते हैं, बाणभट्ट को हर्ष का दरबारी कवि कहते हैं, जिन्होंने एक रचना लिखी है, क्या, हर्षचरित। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है कि हर्षचरित किसकी रचना है, तो बाणभट्ट की है। बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे, तो आपके हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। एक और प्रश्न आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि अकबर ने किसको जरी कलम की उपाधि दी थी, अकबर ने किसको जरी कलम की उपाधि दी थी, अकबर ने किसको जरी कलम की उपाधि दी। अकबर द्वारा जरी कलम की उपाधि दी गई। देखो, अकबर से कई एक प्रश्न मांगते, जैसे फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा किसने बनवाया, अकबर ने। अपनी किस विजय के पश्चात बनवाया, तो गुजरात विजय के पश्चात बनवाया। तो अकबर के दरबार में तमाम सुलेखक और चित्रकार वगैरह भी रहते थे। तो कह सकते हैं कि अकबर ने किसको जरी कलम की उपाधि दी थी। तो अकबर के दरबार में सबसे अच्छा जो सुलेखक था, सबसे अच्छा जो सुलेखक था, लेखक जो था, वो था मोहम्मद हुसैन कश्मीरी। मोहम्मद हुसैन कश्मीरी। और मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को ही जरी कलम की उपाधि दी थी, कलम। ये प्रश्न कई एक बार आया है आरओ विशेष वगैरह में कि निम्न में से किसे अकबर द्वारा जरी कलम की उपाधि दी गई। तो अकबर द्वारा जरी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दी गई, जो उसके दरबार में एक अच्छे सुलेखक थे। एक और यहीं से जवाब बता देता हूँ। एक थे अबू दुस्मद करके। तो अबू दुस्मद जो थे वो अकबर के दरबार में चित्रकार थे। इनको किसकी उपाधि दी थी, अकबर ने। तो इनको जो उपाधि दी थी वो दी थी आपकी सीरी कलम या मधुर लेखनी। ये भी प्रश्न आपका आया हुआ है। टेम्परेचर आज बहुत ज्यादा ही हो रहा है कुछ। तो प्रश्न क्या क्या था कि अकबर ने निम्न से किसको जरी कलम की उपाधि दी, तो मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। और किस चित्रकार को सीरी कलम की उपाधि दी, तो कह सकते हैं अबू दुस्मद को इन्होंने सीरी कलम की उपाधि दी थी। आगे हम लोग चलते हैं। तो जैसे प्रश्न पूछा जाता है कि जो अमीर खुसरो हैं वो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के दरबार में दरबारी कवि के रूप में थे। ठीक है, अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो प्रश्न पूछा जाता है कि अमीर खुसरो
किनके दरबारी कवि थे? तो अमीर खुसरो जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के खिलजी के दरबारी कवि थे। पहला तो आपका जवाब ये हो गया। इन्होंने इतना ही नहीं 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था। सुल्तानों का कार्यकाल भी देखा है। तो कह सकते हैं कि अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में दरबारी कवि के रूप में थे और इन्होंने खिलजी के साथ साथ 8 सुल्तानों का भी कार्यकाल देखा। एक बार ये भी प्रश्न बना कि निम्न में से किस मुस्लिम कवि ने दिल्ली के 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखा? तो वो कौन है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की बात करें तो 1253 में उत्तर प्रदेश का जिला पड़ता है एटा और यहीं पर एक जगह है पटियाली, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था भैया। ठीक है, यानी कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली में इनका, पटियाली कासगंज में इनका जन्म हुआ था। कभी ये बड़ा आता है आपका लिखे, इनका जन्म हुआ था। इन्हें पता है तोताए हिंद कहते, तोताए हिंद के नाम से जानते हैं। और इनके लिए एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से ऐसा पहला कौन सा मुस्लिम कवि था जिसने पहली बार हिंदी के शब्दों, अलंकारों, मुहावरों का प्रयोग किया? यानी प्रथम मुस्लिम कवि थे ये, मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदी के शब्दों, अलंकारों और मुहावरों का भी इन्होंने उपयोग किया। तो क्या क्या प्रश्न बना? अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के। इसके साथ साथ इन्होंने 8 और सुल्तानों का कार्यकाल देखा, यानी ये मिला के 8 सुल्तानों का कुल कार्यकाल देखा। 1253 में उत्तर प्रदेश के एटा पटियाली कासगंज में इनका जन्म हुआ। इन्हें तोताए हिंद के नाम से जाना जाता है। ये पहले मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदी शब्दों, अलंकारों और मुहावरों का भी प्रयोग किया। आगे चलते हैं हम लोग। जैसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि अष्टप्रधान मंत्रिमंडल किसके दरबार में था? अष्टप्रधान मंत्रिमंडल किसके दरबार में था, या किसके दरबार को सुशोभित करता था, या किसके दरबार की देखरेख करता था, या किसके साम्राज्य की देखरेख करता था? तो प्रश्न पूछा गया कि अष्टप्रधान मंत्रिमंडल किसके दरबार में था या किसके साम्राज्य के लिए बनाया गया था, किसके? तो इसका जवाब जो है साफ शिवाजी। क्या है? शिवाजी। कह सकते हैं कि शिवाजी के दरबार में, शिवाजी के साम्राज्य